जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप सबसे बताया था कि हम लोग अब स्वतंत्रता आंदोलन विषय पर कुछ दिनों तक लगातार बातें करते रहेंगे और कुछ इस अंदाज में बातें की जाएंगी ताकि स्वतंत्रता आंदोलन को देखने और समझने की आपकी जो दृष्टि है वो बहुत ही ठोस हो जाए, बहुत ही व्यावहारिक हो जाए और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के अनुकूल हो जाए। इसकी शुरुआत मैं इस बात से करने जा रहा हूं कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट का जो पीरियड रहा है, आइए उस फ्रीडम मूवमेंट के पीरियड को जरा समझने और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे तो इसमें भारतीय शब्द है और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है ये भारत में हुआ है, भारत के लोगों के द्वारा किया गया है तो सब कुछ भारत का। लेकिन जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर घुस करके जानने, समझने और महत्वपूर्ण बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बात केवल भारत तक नहीं रह जाती, वो बात कहीं ना कहीं पूरी दुनिया तक चली जाती है। और सीधी सी बात है कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, आफ्टर ऑल किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे? हम ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और ब्रिटेन उस समय कोई एक राष्ट्र नहीं था। एक राष्ट्र नाम संख्या की दृष्टि से एक राष्ट्र था, लेकिन उस समय तो ब्रिटेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक था और दुनिया के आधे भाग पर लगभग उसका कब्जा था। तो जब हम ऐसी ताकत के खिलाफ अपना आंदोलन कर रहे थे तो स्वाभाविक तौर पर जो वैश्विक ताकतें हैं या उस समय विश्व की जो प्रवृत्तियां रही होंगी, विश्व का जो स्वरूप रहा होगा, वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल तो निभा ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं था कि हम एक आइलैंड में रह करके आंदोलन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने ही स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए उस समय खासकर विश्व की जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां रही हैं, उन्हें एक बार हमें जानना चाहिए, क्योंकि यही प्रवृत्तियां फिर हमें विश्लेषण करने की शक्ति प्रदान करती हैं। क्योंकि इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही तो हमें कसौटियां मिलती हैं। हम इन्हीं कसौटियों पर तो फिर हम अपने यहाँ की घटनाओं को, अपने यहाँ के विचारों को, तथ्यों को परख सकेंगे और परखने के बाद निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो आइए कुछ ऐसे वैश्विक परिदृश्य पर एक हम नजर मार लेते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो विधिवत शुरुआत हुई है 1885 से हुई है। इसका मतलब है कि ये जो समय था ये लगभग 19वीं शताब्दी के समाप्ति का समय था। 19वीं शताब्दी है ना, शताब्दी के रूप में क्या है, 19वीं शताब्दी कहा जाएगा। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। कुछ इसे हम स्वतंत्रता विद्रोह भी कहते हैं। अब अलग अलग नाम है, लेकिन खासकर इसे मैं रिवोल्ट कहना पसंद करूंगा। ये वास्तव में ये प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह ही था। ये रिवोल्ट था। ये आंदोलन नहीं था, ये विद्रोह था। विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क है? विद्रोह का मतलब है विस्फोट, जो अचानक हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था और अचानक हो गया। हालांकि ठीक है, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पहले से एक योजना सी तैयार हो रही थी कि इस पर्टिकुलर डेट पर पूरे देश में इस तरह के आंदोलन छेड़े जाएं, एक साथ सब किया जाए। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक अचानक हो गया और फिर सारी चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। तो मुझे ये विद्रोह ज्यादा दिखाई देता है। जैसे फ्रांस की क्रांति, तो वो आंदोलन नहीं है, फ्रांस की क्रांति है। लेकिन इससे 13 साल पहले बाकायदे अमेरिका आजाद हुआ, ब्रिटेन से ही आजाद हुआ, लेकिन वो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो क्रांति नहीं थी। लेकिन फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आंदोलन नहीं था, वो क्रांति थी। क्योंकि किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा और पता लगा कि एक साथ घटना घटित हो गई। तो क्रांति और आंदोलन में यह फर्क है। तो जो 1857 है वो हमारी प्रथम क्रांति है, जो मैं मानता हूं, और इसे सिद्ध भी किया जा सकता है। अपनी अपनी देखी बात है, इतिहास में इस तरह की गुंजाइश बहुत होती है। फिर 1885 से लेकर के और जो 1947 तक का जो हमारा संघर्ष रहा है, लगभग 60 वर्षों का संघर्ष, ये एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन है। और अगर हम 1857 से लेकर के 1947 तक को लेकर के चलें तो आप कह सकते हैं कि जो 90 वर्ष का दौर है, जो क्रांति से शुरू हुआ था, इसके बाद आंदोलन की शुरुआत होने लगी और फिर आंदोलन शुरू हो गए। तो ये जो 90 वर्षों का दौर रहा, ये अंग्रेजों के खिलाफ हमारा दौर रहा है। तो अब हम थोड़े से वैश्विक आइए परिदृश्य को देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लैंड उस समय बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। आपने इतिहास की किताबों में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि 1750 तक पूरे के पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति होने के कारण इनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मशीनों से क्रांति हुई थी, उत्पादन मशीनों से होने लगा था। अब इनको बाजार चाहिए था, और बाजार की खोज में जब ये पूरी दुनिया में फैलने लगे तो उसी से ही औपनिवेशिकता की शुरुआत भी हुई। हालांकि उससे पहले शुरुआत हो गई थी, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बननी शुरू हो गई थी। यानी कि जो पूंजीपति थे वो कई पूंजीपति आपस में मिलकर के कंपनी बना लेते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका कोई एक मालिक नहीं था, है ना। बहुत सारे लोग मिलते थे, अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और फिर दुनिया के देशों में व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसकी शुरुआत 1600 के आसपास ही हो जाती है, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है तो और ज़्यादा तेजी वो पकड़ लेता है। ठीक है, यानी कि अब हम जब 19वीं शताब्दी तक पहुंच रहे हैं, यानी कि सन 1800 के आसपास हम आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अब आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको हुए 50 साल हो गए हैं घटित हुए। यानी कि अब इनको और ज़्यादा मार्केट चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा उत्पादन होने लगा है। और भारत से बड़ा मार्केट भला कौन हो सकता था, कहाँ हो सकता था। ये पहला रूप। दूसरा रूप, जब आप विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो 1840 के आसपास आपको यूरोपीय देशों में एक अलग किस्म की प्रवृत्ति का उभार दिखाई देगा। और वो जो प्रवृत्ति है वो राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति है। राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति। राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि यूरोप के जो देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, उनको भी ये लगने लगा था कि नहीं, अब हमारे पास अपना देश होना चाहिए, हमारे पास अपना देश होना चाहिए, हमारे पास अपना देश होना चाहिए। और आप देखिए कि उसी दौर में बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है। मतलब बड़े राष्ट्र बनाए जाएं, छोटे छोटे राष्ट्र अपने मंसूबे पालने लगे कि अब आप यूं कह लीजिए कि जो जारशाही है, जो राजतंत्र है, उसके खिलाफ भी आवाजें उठने लगी। कहीं कहीं राजतंत्र मजबूत होने लगे। यानी कि 1850 का जो दौर रहा है, यूरोप का बहुत हलचल का दौर रहा है। यह आपको दूसरा तथ्य आपके दिमाग में होना चाहिए। जो तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा तो सीधी सी बात है कि जो मजदूर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनका जबरदस्त रूप से शोषण हो रहा था। पूंजीपति धन कमाते चले जा रहे थे, मजदूरों का शोषण होता चला जा रहा था। ऐसे दौर में फिर एक फिलॉसफी उभर कर आती है, जिसे हम कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स बकायदे ब्रिटेन आए और ब्रिटेन में ही रहे, और ब्रिटेन में ही उन्होंने पूरा अपना सिद्धांत, या यूं कह लीजिए अपना दर्शन शास्त्र दुनिया को दिया, मार्क्सवाद के नाम से। इसमें इन्होंने सीधे सीधे जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विरोध किया, मजदूरों का पक्ष लिया और बताया कि किस तरह से इनका शोषण होता है और समाज किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसका स्वरूप क्या होता है। इसके बारे में उन्होंने पूरी अपनी फिलॉसफी दी। और सबसे बड़ी बात है कि कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी आई, उसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। जब पूरी दुनिया पर पड़ा तो फिर क्या हुआ। भारत में तो देखिए कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है उसका प्रभाव बहुत बाद में आता है, 1920-25 के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में पहले से ही इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया था। आप देखिए कि रशिया में तो बाकायदे 1917 में क्रांति ही हो गई, वहां तो कम्युनिस्ट क्रांति हो गई। लेकिन इससे पहले जो यूरोप के दूसरे देश थे, वहां भी धीरे धीरे इस विचारधारा की हवा पहुंच चुकी थी और उसका प्रभाव भी पड़ने लगा था। तो यूरोप में इसको लेकर के भी एक हलचल सी शुरू हो गई थी, जिसका संबंध सीधे सीधे राजनीति से था। ठीक है, तो अभी कौन कौन से तथ्य आपके सामने देखे क्लियर हो गए। पहली बात कि बड़ी बड़ी ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां बन गई थी, उनके पास खूब पूंजी हो गया था, वो दुनिया के देशों में व्यापार करने लगे थे। 1750 तक आते आते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिल्कुल पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इनको अपना बाजार चाहिए था। तो जो कॉलोनियल सिस्टम है वो और ज़्यादा फैलने लगा। और यूरोप के देखिए कुछ देश हैं जो बाकायदे दुनिया के देशों में व्यापार करने के लिए गए और वहाँ बाकायदे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें हॉलैंड है, यही सब देश हैं, यही दुनिया के देशों में गए हैं। और वहाँ बाकायदे देखिए शुरू में जब भारत में भी जो ब्रिटिशर्स आए हैं तो भारत पर कौन राज्य कर रहा था। ब्रिटेन की सरकार का शासन नहीं था, ब्रिटेन की कंपनी का शासन था।
और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि व्यापारिक वर्ग हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था, राजनीतिक वर्ग नहीं। यह आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से धीरे धीरे जो यूरोप है उसमें सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल होने लगी थी, और साथ ही साथ इसी के पैरेलल, इसी के आसपास कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दे दिया था मार्क्सवाद का। तो उस मार्क्सवाद के सिद्धांत के कारण भी जो मजदूरों में एक चेतना पैदा होने लगी थी पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति, आप यूं कह लीजिए कि लोगों के मन में अविश्वास का भाव पैदा होने लगा था, और इस तरीके से विश्व स्तर पर चीजें बहुत स्थिर नहीं थी। याद रखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं आपको स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं था कि विश्व में चारों तरफ से शांति थी और कुछ नहीं हो रहा था और सब चीजें बड़ी स्थिर तरीके से आगे बढ़ रही थी। पूरी की पूरी दुनिया में एक हलचल थी। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं आप ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि दुनिया के जितने भी देश थे, इनमें ब्रिटेन इस मायने में एक अलग तरीके का देश था कि वहां डेमोक्रेसी थी, और इसी ब्रिटेन का शासन हमारे ऊपर था। डेमोक्रेसी, दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है। वैसे तो आप वैदिक काल से भारत को कह सकते हैं, लेकिन वह था ब्रिटेन। ब्रिटेन में सन 1215 के आसपास जो मैग्ना कार्टा आया था, उसे एक तरह से डेमोक्रेसी का बीज माना जाता है, सीड माना जाता है। ठीक है, तो हम ब्रिटेन की डेमोक्रेसी पर आकर के आज के इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। अब हम अपने यहाँ के फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए इसी सूत्र को पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और उसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ।